जी अस्सलाम वालेकुम डियर। टर्म टेस्ट डिस्कस करते हैं। टर्म टेस्ट वन। जी उमर प्लीज सर। तो अधूरा सा लफ्ज है, पता नहीं क्या आपने प्लीज क्यों लिखा है। ओके, चलिए जी टर्म टेस्ट निकाल लें। टर्म टेस्ट वन। द मिरर कंपनी बॉट ऑफ फ्लॉक ऑफ फाइव। ऑब्वियसली ये अज्यूम किया करते हुए किया जा रहा है कि आप लोगों ने टर्म टेस्ट किया, दे दिया हुआ है। अगर दिया नहीं हुआ तो और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे मैं पूरा पूरा सवाल पढ़ा हूँ। उमर लेक्चर्स एलएमएस पे क्यों, वो तो बस एक वीक की छुट्टियां थी। द मिरर कंपनी बॉट अ फ्लॉक ऑफ 500 शीप ऑन यकम दिसंबर 2007 इन कनाडा टू बी केप्ट इन अ फार्म हाउस देयर फॉर वूल shearing. The cost of each sheep was 95. जी नफीस, अगर आप फिजिकल के हैं तो कल कॉलेज में आ जाएं, ऑनलाइन के तो भी ऑनलाइन की मीटिंग होनी है। द कॉस्ट ऑफ ईच शीप वाज 95 विच रिप्रेजेंटेड फेयर वैल्यू एट दैट डेट। एट 30 जून 2008 ऑल ऑफ द शीप आर स्टिल। मैं कर तो दूंगा लेकिन ऑब्वियसली हर स्टूडेंट फिर अपने अपना उसमें सवाल पूछेगा, हमारी पे डिस्कशन नहीं चल सकेगी यहाँ। द कॉस्ट ऑफ ईच शीप वाज 95 विच। जी उमर कुछ देखते हैं फिर। द कॉस्ट ऑफ ईच शीप वाज 95 विच रिप्रेजेंटेड फेयर वैल्यू एट दैट डेट। एट 30 जून 2008 all of the sheep are still held and fair value has increased to 107 per sheep. जी नफीस, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर स्टूडेंट हर सवाल में से कोई ना कोई सवाल पूछेगा ना, तो मैं तो ओवरऑल डिस्कशन करना चाह रहा हूँ माय डियर। तो मिरर हैज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द शीप ऑन 31 जुलाई फॉर 9। भाई मेरे भाई, स्टैंडर्ड में कॉन्ट्रैक्ट टू सेल नहीं देखा जाता, मैंने आपको बताया था। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल नहीं देखा जाता बल्कि बैलेंस शीट डेट के ऊपर फेयर वैल्यू देखी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अवेलेबल है। आपने करना क्या था, 500 शीप्स को, भाई मेरे भाई बैलेंस शीट मांगी थी ना, तो परचेज प्राइस को इग्नोर करना था। खाली बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग वैल्यूज निकाल लेनी थी। 500 जरब 107 जरा 341, तो ये फेयर वैल्यू आ जानी थी। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल आपने माइनस करनी थी, वो मैं रेड मार्कर से माइनस करता हूँ। 45 शीट्स और बॉन्ड, बॉन्ड को छोड़ें। ऑक्शनेयर फीस ऑन सेल, तो 5% आपने इसमें से माइनस कर देना था। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग शीप टू मार्केट, माय डियर मैंने ये बताया था कि कॉस्ट टू सेल में ये शामिल नहीं होती कॉस्ट ट्रांसपोर्ट करने की। यानी एग्रीकल्चरल लेवी इज पेएबल ऑन ईच शीप सोल्ड, हाँ ये एट द टाइम ऑफ सेल है। तो इसकी क्वांटिटी पकड़नी थी, क्वांटिटी पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करके अपने कॉस्ट टू सेल। ब्लैक में मैंने फेयर वैल्यू शो करने की कोशिश की है और रेड में मैंने कॉस्ट टू सेल शो करने की कोशिश की है। ओके, इसके बाद जो न्यू बॉर्न हुए हैं, 45 शीप्स वर बॉर्न ऑन यकम फरवरी 2008। तो न्यू बॉर्न जो हैं उनकी भी डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट की फेयर वैल्यू लेनी थी। 45 इंक्रीज्ड बाय 12, तो असल में ये 12 नहीं लेना था, यहाँ पे 20 + 12 32 लेना था। 45 इंटू 32 इंटू 341, ये इसकी फेयर वैल्यू आ जानी थी। और कॉस्ट टू सेल वही 5% और 2 उसके एतबार से कर देनी थी। ये भी इजी हो जाना था। उसके बाद हमारे पास मैंगो ट्रीज हैं मुल्तान में, जिनकी बुक वैल्यू 5 मिलियन है 29 जून 2008। ठीक है जी, मैंगो ट्रीज की बुक वैल्यू 5 मिलियन हो गई। मैंगोज, ये तो मैंगो ट्रीज तो मैंने आपको बताया बियर प्लांट है, तो ये तो पीपी ही में आएगा। मैंगोज हैंगिंग विद ट्रीज हैव अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ 480,000। नफीस, आप अगर मीटिंग में है तो आप फिर सवाल फिजिकली या ऑनलाइन जिस तरह मैंने आपको बताया पूछ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एंड में पता नहीं लीज वाले सवाल का टाइम बचे या ना बचे। ना हुआ तो फिर किसी और दिन करेंगे इसको। द मैंगोज हैंगिंग विद ट्रीज हैविंग अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ 480। तो ये जो मैंगो हैंगिंग के जो ट्रीज हैं, ये कौन से है, ये क्या चीज है मेरे भाई, जरा बताएं, ये क्या चीज है। लगे हुए, लगे हुए, लगे हुए, लगे हुए फल। चलें यार छोड़ें, हम आप लोग जी वेल डन एमटीएम, ये बायोलॉजिकल एसेट है और ये करंट एसेट्स में जाएंगे क्योंकि ये भी उतर जाने हैं थोड़े से में। और जो स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास 70,000 का, वो तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री है। तो अब बच्चों ने ना हेडिंग हुडिंग देने में इन चीजों में काफी मसला किया था माय डियर। तो ये अगर आप सोल्यूशन में आके देखें तो
मेच्योर आ रही है, इमेच्योर आ रही है, ये जरा बेटर प्रेजेंटेशन है अगर आप इस तरह कर देते। जो बेबीज से उनको इमेच्योर में डाल दिया, बाकी पीपीई में हमने बियर प्लांट मैंगो ट्रीज डाले हैं, और करंट एसेट्स में बायोलॉजिकल एसेट्स और इन्वेंटरीज डाली हैं। नेक्स्ट। ऑन यकम जनवरी 2012 जावेद लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग अब्रॉड, बाहर के मुल्क में खरीदी फॉर 1500, जिसमें 400 लैंड का एलिमेंट है। व्हेन एक्सचेंज रेट वाज इतने। तो ये डिवाइड वाला सवाल है, मल्टीप्लाई वाला सवाल नहीं है। पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर एवरी 2 years, हर 2 साल बाद पेमेंट होनी है। इसका मतलब है पहली पेमेंट 30 जून 13 को बनेगी, दूसरी पेमेंट 30 जून 15 को बनेगी, तीसरी पेमेंट 30 जून 17 को बनेगी, और 30 जून नहीं, 31 दिसंबर। नहीं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाती, यही तो बताया था। यही तो बताया था कि कॉस्ट टू सेल वहां पे नहीं जाती। ये यही तो स्टैंडर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट एक बताया था। जाके आप वो रिवाइज करें मेन चैप्टर जहां पे हमने पढ़ा था। याद आया आपको, नहीं याद आया? कॉस्ट टू सेल वाली हेडिंग खोल के देखें किताब में, वहां आपको ये डिस्कशन मिल जाएगी, और लिखवाया भी था मैंने किताब पे। जावेद लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 1500, इंक्लूडिंग 400 मिलियन फॉर लैंड एलिमेंट। ये 13 का साल हो गया, 33 12 13, ये 14 का साल हो गया, ये 15 का साल हो गया, 13 14 15, ये 16 का साल हो गया, और ये 17 का साल हो गया। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर एवरी 2 years, पेमेंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होनी है। तो 1500 में 400 शामिल है ना? तो 1500 की अगर उधार है, ये लाइबिलिटी टाइप में बना रहा हूँ, 1500 का उधार है, 200 इधर पे होगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 1500 डिवाइड बाई 5, 300, 300 इधर पे होगा, और 300 इधर पे होगा, और बाकी 300 तो अगले साल पे होगा ना। तो ये तो पेएबल टाइप कुछ हो गया। तो यहाँ बैलेंस बच जाएगा 1200 पेएबल का, और यहाँ बैलेंस बच जाएगा, अल्लाह आपको भला करें, 900 रुपया। ओके। बाकी इन फिगर्स को मैं बताऊंगा कहाँ यूज करना है। ओके। 12 है ना माय डियर, सॉरी यार। ओके ओके कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा जुल्म ना करें, पता नहीं क्यों आप लोगों ने भी गलती नहीं बताई। ये 2012 का साल है, तो पहली पेमेंट इधर होनी है, ऐसे तो ना करें ना। तो 1200 पेएबल रह जाएगा, और दूसरी पेमेंट जो है वो यहाँ पे होनी है, 300। पेएबल रह जाएगा 900 का। जी, जिन्होंने यस लिखा था उनको गलती अपनी पता चल गई। पता नहीं बाकी सारे सो रहे हैं जूम मीटिंग के अंदर। 1 जनवरी 12 है ना? The payment is made in 5 equal installments after every 2 years. The first payment was made on 31 दिसंबर 13। पहली पेमेंट 31 12 13 को हुई। जिनको गलती समझ आ गई है वो सॉरी लिखते हैं, मैं तो खुद सॉरी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती की है। तो द बिल्डिंग्स आर बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 20 years टू MYR 100 million रेजिडुअल वैल्यू। जावेद लिमिटेड पॉलिसी इज टू रीवैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्रोफेशनल वैल्यूएशन। अच्छा, ये तो रिवैल्यूएशन का डिस्कशन है ना माय डियर। यार सच अ, यानी कि टैक्स वाली क्लास वाले इतने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस मीटिंग में, तो मैं क्या कहूँ आप लोगों को। जी शुक्रिया अब्दुलरहमान। नो प्रीवियस रिवैल्यूएशन हैज बीन नेसेसरी। अच्छा यार, मुझे ये बताएं, जब मैं 2017 के अंदर, अम, 2017 के अंदर जब मैं पेमेंट कराऊंगा, तो मैं पेबल को डेबिट करूंगा 300 मल्टीप्लाइड बाय, पेबल को डेबिट करूंगा 300 मल्टीप्लाइड बाय ये, पेबल को इससे डेबिट करूंगा। नहीं, वेल डन। मैं कैश को इससे रिकॉर्ड करूंगा, 300 ज़रब 21, कैश को इससे रिकॉर्ड करूंगा। पेबल लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे पड़ा होगा माय डियर, और लेटेस्ट एक्सचेंज रेट ये वाला होगा क्योंकि पिछले साल मैंने पेबल को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार के लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे ले आया हूंगा। मुझे बताएं पेबल कितने पे पड़ा होगा? कैश तो 300 ज़रब 21 से पे होगा। पेबल कितने पे पड़ा होगा इस दिन? पेबल कितने पे पड़ा होगा? पेबल कितने पे पड़ा होगा? ओ यार, क्या लोग हैं, बोल क्यों नहीं रहे? इस दिन पेएबल को जब वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजार दिया होगा तो इस दिन के रेट पे आ गया होगा। तो पेएबल किस पे पड़ा होगा? भाई ये 18 लोग। जी वेल डन उस्मान आसिफ, आप लोगों की जैसे वजह से ही मैं शायद कर रहा हूँ मीटिंग।
बाकी तो दे आर स्लीपिंग, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट इन दिस कैलकुलेशन। तो वो तो लेटेस्ट, देखा ना, यहाँ तो पेएबल लेटेस्ट रेट पे आ गया होगा। अब मेरी जो पहली एंट्री बनेगी, जी शुक्रिया, एक और स्टूडेंट ने बोला, कैश में 300 जरा 21 से पे हो रहा होगा, और पेएबल को मैं डेबिट करूंगा 300, पेएबल को मैं डेबिट करूंगा 300, क्योंकि पेएबल लेटेस्ट रेट पे आ चुका होगा ना, तो 300 जरा 20 वाला रेट, बाकी एक्सचेंज गेन लॉस में चला जाएगा। ये देखें, कैश मैंने 21 से किया, बाकी पेएबल 20 पे पड़ा हुआ था उसको डेबिट कर दिया, बाकी एक्सचेंज गेन बैलेंसिंग आ गया, डन। तो डी लिख दें। जी शुक्रिया, अब थोड़ा सा पता चला आप लोग एक्टिव हैं, या रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह, नाउ आई एम फीलिंग गुड। अच्छा यार, आप मुझे बताएं कि और कोई पेबल का मसला होगा, और कोई पेबल का मसला होगा माय डियर, और कोई पेबल का मसला होगा? जी वेल डन। पेबल का एक और मसला होगा कि ये जो 600 का पेबल है ना, ये किताबों के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये जो 600 का पेबल किताबों के अंदर पड़ा हुआ है ना, इसको लेटेस्ट रेट पे लाना पड़ेगा, इसको लेटेस्ट रेट पे लाना पड़ेगा। तो इसको लेटेस्ट रेट पे लाने के लिए वर्सेस वाली कैलकुलेशन से इस 600 को लाना पड़ेगा 21 पे, और ये पड़ा होगा ऑलरेडी 600 नहीं, बल्कि 600 तो उसके बाद की पेमेंट है ना, 900 को, 900 को। गॉट इट, गॉट इट। 600 तो कैरी डाउन है ना प्री पेमेंट के बाद। अब इस 300 की पेमेंट से पहले कितना पेबल पड़ा होगा? 900 का। तो 900 का पेबल इस दिन लेटेस्ट रेट पे चला गया होगा, तो 920 पे पड़ा होगा, और 900 को 21 पे लाना होगा। 900 को 21 पे लाना होगा, या 600 को, 900 को 21 में लाना होगा या 600 को, 900 को 21 में लाना होगा या 600 को, जल्दी सोच के बताएं। 900 को 21 पे लाना होगा या 600 को? जल्दी से सोच लें, और सोचें, और सोचें, और सोचें। माय डियर, अब जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। 900 में से 300 ना पे हो गया है, तो वो पेड वाली कैलकुलेशन में वर्सेज वाली कैलकुलेशन से गुजर गया है। 900 में से 600 पेएबल है। अब हम जाएंगे और जाके 600 को करेंगे। अब समझ आया सबको? हम दो दफा, एक दफा हमने 900 की बहस की, एक दफा 600 की बहस की, कंक्लूड हमने 600 की बहस की। जरा सोच के बताएं क्यों? क्या कैरेट डाउन को लाते हैं लेटेस्ट रेट पे, या ओपनिंग बैलेंस को लाते हैं लेटेस्ट रेट पे? देखिए, डेटर्स में भी ऐसे नहीं होता था, जो डेटर पैसे दे जाते थे, पास पेपर का क्वेश्चन वन जरा देखिएगा घर जाके कभी। जिन डेटर्स ने पैसे दे दिए थे उनका ठीक था, बाकी डेटर्स को हम लेटेस्ट रेट पे ले रहे थे। थोड़ा थोड़ा याद आ गया? थोड़ा थोड़ा याद आ गया तो भाई लिख दें, याद आ गया। डेटर्स मेरे ख्याल से कोई 20-30% पैसे दे देते थे, बाकी 70% को लेटेस्ट रेट पे ले आते, तो कैरी डाउन को लेटेस्ट लेटेस्ट रेट पे लाना है। लेट्स वाई माय डियर, कैरी डाउन को लेटेस्ट रेट पे लाना था। अच्छा, नेक्स्ट। यार आगे तो रिवैल्यूएशन की डिस्कशन है, तो उसमें ऐसा करते हैं कि 1500 माइनस 400, 1161 की कॉस्ट है, लेकिन ये फॉरेन करेंसी में है। ये जो 1161 की कॉस्ट है उस वक्त का रेट दिया हुआ है, शुक्र। तो 1500 माइनस 400, 1100, 1100 को 18 से डिवाइड करते हैं, ये कॉस्ट निकल आएगी, और 100 रुपए को 18 से डिवाइड करते हैं, ये रेजिडुअल वैल्यू निकल आएगी। डन। 1100 को 18 से डिवाइड करते हैं, ये कॉस्ट निकल आएगी, और 100 को 18 से डिवाइड करते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया क्या बोंगी मारी, कुछ बच्चों ने इसी कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके कॉस्ट ये लिख दी। नहीं भाई, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू डिविजन करते हुए माइनस करनी है, कॉस्ट निकालते तो माइनस नहीं करनी। तो ये कॉस्ट आ गई, ये रेजिडुअल वैल्यू आ गई। अब क्योंकि सिर्फ 17 की एंट्रीज मांगी हैं, तो 5 साल के डिविजन हमने इकट्ठी निकाल ली। आगे अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है, आगे चल सो चल, आगे आसान काम। ये सबस पट्टी वाली डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जानी थी, और ये स्काई ब्लू पट्टी वाली एंट्री हो जानी थी, और लैंड की रिवोल्यूशन की हो जानी थी। डन माय डियर डी।
ओके, चलें आगे। यार ये तो इजी मार्क्स था। सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? व्हेन ही इंटेंड्स टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। अगर ये भी आपको याद नहीं तो इसका क्या करें? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्यूबा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 शो द फॉलोइंग: टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। व्हाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन नोटेड। हमारे साल में ना 1 अप्रैल 2019 को क्यूबा ने सम टेक्निकल नो हो एक्वायर की है। लफ्स अंडरलाइन करने वाला है, एक्वायर की है। सम टेक्निकल नो हो विच विल कंप्लीटली चेंज द वे इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑपरेट्स। अच्छा जी। फॉलोइंग कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड। फॉलोइंग कॉस्ट इनकर हुई है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टेक्निकल नो हो, ये तो कॉस्ट है ना, परचेज की हुई चीज की कॉस्ट है, इसको कैपिटलाइज करेंगे। लीगल कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। यार मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर का टाइम, अगर सवाल कहता ना उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो फिर शायद हम ऐड कर देते। ये तो उस टाइम की उसके वैसे भी सैलरी दी जा रही होती है, तो इसको हम एक्सपेंस में डालेंगे, इसको भी एक्सपेंस में डालेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे टेस्टिंग कॉस्ट को। तो 180 +4 +4.8 क्या जवाब बन गया? 180 +4 +4.8, 184, 188, 188.8। इसको हम कैपिटलाइज करेंगे और हम एक्सपेंस में डालेंगे 16,200। द न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा कैलकुलेशन की। द न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन जकम जुलाई 2019। न्यू मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल फॉर यूज है यकम जुलाई 19 से। ठीक है, जिस दिन से अवेलेबल फॉर यूज होगा उस दिन से हम अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। इट वाज बिलीव्ड दैट न्यू प्रोसेस वुड बी बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 4 years, ये इसकी लाइफ आ जाएगी। Although operations of the new manufacturing process during first 6 months went well, a breakthrough in the development of improved technology by a competitor, उसकी वजह से हमें वो करना पड़ गया, इम्पेयरमेंट टेस्ट, जिसमें इफी माइनस सीटीएस से 1 लाख और रिकवरेबल अमाउंट है 1,05,000। अकाउंटेंट ने गलती से 2,05,000 पूरे को कैपिटलाइज कर दिया है और उसने अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं की। अकाउंटेंट शहजादे ने सिर्फ एक एंट्री की है माय डियर, इनटांगेबल डेबिट कैश क्रेडिट, वो पूरे 205 से कर दी है। ये 205 आपको ये नजर आ रहा है, उसने सब कुछ एसेट में डाल दिया और अमोर्टाइज नहीं किया और इम्पेयर भी नहीं किया। हम क्या करेंगे? मैंने ये आपको कहा है कैपिटलाइज करें, ये आप जो है वो एक्सपेंस में डालें, और इसके बाद जो है वो अमोर्टाइजेशन कैसे चार्ज होगी? अभी मैंने आपको बताया था कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4 × 6/12। और इम्पेयरमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी? ये तो बच्चों, मैन्युफैक्चर की इंस्टॉलेशन नहीं है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं है, ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। लेकिन अगर आपका अपना ही बंदा इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज कर रहा हो, इंस्टॉलेशन जो मजदूरों को देते हैं कैपिटलाइज होती है, अपना ही बंदा अगर कर रहा हो तो वो उसको तो वो तनख्वाह देनी देनी थी ना उसके उसके काम की। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट की एंट्री होगी, इम्पेयरमेंट की एंट्री होगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है ना ये, इम्पेयरमेंट की एंट्री। इम्पेयरमेंट तो आसान है यार, बीवी निकल आई हुई है, इसको 105 से कंपेयर करेंगे, 60 से इम्पेयर हो गया, 60 से इम्पेयर हो गया। अब इसको हम शो कैसे करेंगे? इसको शो ऐसे करेंगे माय डियर, रेक्टिफाइंग एंट्रीज में लेके जाने का तरीका देखें। रॉन्ग और करेक्ट एंट्रीज के नंबर नहीं थे। हाँ जी नहीं थे, असल में ऊपर पोस्टिंग के नंबर है ना, फिगर्स के नंबर है। ये तो बस आपने अपने समझने के लिए करनी है, ये एंट्रीज के बगैर अगर आप प्लस माइनस करके कर लें, फिगर्स निकाल लें तो ये भी काफी है। यानी आप सोच लें कि इतना एसेट में ले गया है, इतना लेके जाना था, इतना इंटेंजिबल कम होना था। अब एक बार देख लो अब करना क्या है इसको। अब इसको माय डियर करना ये है कि आपने इनटेंजिबल 205 से डेबिट हो गया हुआ है, और आपने इनटेंजिबल को, कैलकुलेटर मेरा किधर है, मैं खुद ही करता हूँ, 188.8, इन दोनों को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार लेंगे। वन 188.8 -23.6 -60.2, ये आप लोगों की वजह से मैंने कैलकुलेटर पकड़ा है। 105 पर इंटेंजिबल ने आना था। ये गुड गुड वेल डन, 3 स्टूडेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट यू। 105 पर आना था इंटेंजिबल ने, 205 पे आ गया है, तो 100 से इंटेंजिबल को आप क्रेडिट कर दें। अगला काम, ये वाली सारी चीजें आपस में कैंसल आउट हो गई, ये सारी एंट्रीज करके ये सारा आपस में कैंसल आउट हो गया। इसके बाद अगला काम क्या करना था? अगला काम माय डियर आपने जो है वो ये करना था कि कैश कैश से कट जाना था, कैश कैश से कट जाना था। इसके बाद एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने थे, अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी थी, और इम्पेयरमेंट, इन तीनों ने प्रॉफिट को कम करना था। 16.2, 23.6 और 60.2।
तो ये तीनों खर्चे रिकॉर्ड हो जाने थे। बस ये थी एडजस्टमेंट। आगे चलें। यार इसमें आसान चीज थी। उसने पता है किया क्या था, एट ईयर एंड इनवॉइस वाज अनपेड, क्रेडिटर्स को पे नहीं किया था। और स्क्यूबा ने ईयर एंड पर क्लोजिंग स्टॉक सी वैल्यूड दिस इन्वेंट्री यूजिंग द स्पॉट रेट, इन्वेंट्री को ईयर एंड पे स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर दिया। माय डियर, इन्वेंट्री को ईयर एंड पर, इन्वेंट्री को ईयर एंड पे स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं करते, क्रेडिटर को ईयर एंड पे स्पॉट रेट पे लाते हैं माय डियर, ये करना था। अब इसने गड़बड़ कर दी थी और पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं की थी। तो यार सिंपल सी एंट्रीज करनी थी, एंट्रीज करके इनको रेक्टिफाई कर देना था आप लोगों ने। उसने ओरिजिनल एंट्रीज करनी चाहिए थी, पेबल को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से इन्वेंट्री को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार दिया। तो बस इन्वेंट्री डेबिट गेन क्रेडिट उसने कर दिया था, लॉस डेबिट पेबल क्रेडिट, इस एंट्री को आपने रेक्टिफाई कर देना। ओके। एमसीक्यू ये आसान था, जीआरबी ये भी इंशाल्लाह आप कर लेंगे। यार इसमें मेरे ख्याल से सॉल्यूशन में ना इस 1.12 को इधर ही हो जाना चाहिए था, रेज टू पर -2। वो जो असल में वो थे ना बीच में मिसिंग थे क्या कहते हैं, तो इसको ऊपर ही कर लेते तो डायरेक्ट जवाब आ जाता 145.28। आपको पता है अगर एक दो रेंटल मिसिंग हो जाए तो इस तरीके से करते हैं। आसान सवाल था। ओके। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। ओके। अब माय डियर, ये सवाल में ऑल पीपी वर परचेस्ड इन जनवरी 2011। सारा पीपी आपने जनवरी 2011 में खरीदा है। अ, हमारा 2012 साल है। सारा पीपी जनवरी 2011 में खरीदा है। ऑल एसेट्स आर बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है एसेट की कॉस्ट मिसिंग है। तो 100 में से 15 माइनस करना था, तो 2011 की डिक्शन आ जानी थी, जवाब 85 आ जाना था। और फिर माईजान यहाँ पे WDV मेथड यूज हो रहा था, तो फिर मैंने जो है वो 85 को मल्टीप्लाई करना था 0.15 से, तो जवाब आ जाना था 12.75। जब मैंने 85 में से माइनस करना था 12.75, तो मेरा जवाब आ जाना था 72.25। तो इसका मतलब है ये फिगर 72250 इत्तेफाकन है यार, 72.25% पे पड़ी है। तो असल में कॉस्ट मिसिंग थी ना टैक्स वालों के लिए, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस से हमने WDVs निकालनी थी। तो ये तो अकाउंटिंग वालों का डाटा अवेलेबल था ना, तो ये अकाउंटिंग वालों का डाटा अवेलेबल। एक मिनट जरा वेट कीजिए। ओके। अच्छा माय डियर, अब आपने 72250 को पकड़ना था, डिवाइड करना था, इससे मल्टीप्लाई करना था 100 से, ताकि कॉस्ट निकल आती। और फिर उस कॉस्ट को लेके, वो शायद लाख रुपए निकलना थी, फिर उस कॉस्ट को लेकर 35% डेप्रिसिएशन माइनस कर करके आपने टैक्स वालों की WDV निकालनी थी। दैट वाज टू इजी। गॉट इट माय डियर, गॉट इट। आगे चलें। सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग 15,000 वॉज डेवलप्ड बाय कंपनी इन 2011। एक सॉफ्टवेयर जो कि 15,000 की कॉस्ट था, वॉज डेवलप्ड बाय कंपनी इन 2011। हम 12 में खड़े हैं, 13 में भी खड़े हैं, वो मुझे पता है। कंपनी स्टार्टेड इट्स अमोर्टाइजेशन इन 2012 एट 10%। ठीक है, डेवलपमेंट मुकम्मल होगी ना 11 के एंड पे, तो 12 में इसको अमोर्टाइजेशन शुरू की 10%। तो इसका मतलब है कंपनी स्टार्टेड इट्स अमोर्टाइजेशन इन 2012, 12 में पहली दफा अमोर्टाइज हुआ है। इसका मतलब है 15,000 का 10%, 1500, जवाब आ गया 13,500। तो इसका मतलब है कि इसमें
13,500 वाला हमारा इंटेंजेबल एक पड़ा हुआ है। 16,000 के अंदर 13,500 वाला एक इंटेंजेबल पड़ा हुआ है। गॉट इट। टैक्स अथॉरिटीज ने इसकी सारी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 25 साल माइनस करने दी है। हमारा साल 12 है, टैक्स वालों ने इसको 12 में माइनस करने दिया है। तो 15,000 पूरा का पूरा, 15,000 पूरा का पूरा खर्चे में चला जाएगा। माय डियर गॉट इट। 12 में 15,000 पूरा का बल्कि टैक्स अथॉरिटीज अलाउड ऑल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन द ईयर इन व्हिच दे वर इनकर्ड। ये तो 11 में सारा खर्चे में चला जाएगा, 12 में भी नहीं जाएगा। क्योंकि खर्चा हुआ कब? सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग 5,000 और डेवलप बाय कंपनी इन 11, तो ये 11 में सारा खर्चे में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि 12 की करंट टैक्स की वर्किंग में ये शो नहीं होगा। वो मांगी डेफो टैक्स की वर्किंग है, नहीं डीटीई भी तो मांगा हुआ है जो पीएनएल में जाना है, इसलिए करंट टैक्स की वर्किंग भी है। तो माय डियर अब सवाल ये है कि अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन का क्या करना है और टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन का क्या करना है। तो माय डियर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 2011 की जब मैं करंट टैक्स की वर्किंग, यार ये टैक्स एक्सपेंस उसने मांगा हुआ ना, तो कैलकुलेट डेफो टैक्स एक्सपेंस चार्ज टू पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड 13। ओके, डेफो टैक्स एक्सपेंस मांगा हुआ है, सिर्फ टैक्स एक्सपेंस पूरा नहीं मांगा हुआ, और डेफर्ड टैक्स एज ऑन मांगा हुआ है। तो करंट टैक्स की वर्किंग की जरूरत ही नहीं, करंट टैक्स में ये 11 में जाना था। फिलहाल मुझे बता दें 31/12/12 को ये जो मेरे इनटेंजिबल्स हैं, ये जो मेरे इनटेंजिबल्स हैं, 31/12/12 को इनकी कैरिंग अमाउंट और इनकी टैक्स बेस, ये वाला जो मेरा स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड, वाई, ये कहां से रिज्यूम होती है? सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग पॉज वाली भी बात थी। ये पीपीटी भी नहीं गिवन अब्दुलरहमान। गुड। तो अच्छा, अब ये वाला जो मेरा इंटेंजिबल है, इसकी कैरिंग अमाउंट आ गई माय डियर 13,500। इसकी कैरिंग अमाउंट आ गई 13,500, लेकिन इसकी टैक्स बेस जीरो होगी क्योंकि ये सारा का सारा खर्चे में चला गया था। अदर इंटेंजिबल्स वर परचेज ऑन जनवरी 11। अच्छा, अदर इंटेंजिबल 16,000 माइनस 13,500, 2,500। जिनकी बीवी है आज, जिनकी बीवी आज 2,500 है, परचेज ऑन 1 जनवरी 11। अच्छा 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 अच्छा। तो अदर इंटेंजिबल्स ना, अदर इंटेंजिबल्स वर परचेज्ड ऑन 2 जनवरी 11। एचबी लिमिटेड अमोर्टाइज्ड अदर इंटेंजिबल्स एट 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। टैक्स वाले क्या कहते हैं, छोड़ो, इसको 15% स्ट्रेट लाइन बेस पे अमोर्टाइज कर रहे हैं हम। लेकिन यार ये तो बीबी गिवन है, तो 2,000, माय डियर 2,000, हाँ ये 2011 में परचेज हुए थे। तो अदर इंटेंजिबल्स, तो 85, फिर 15 माइनस कर दिया तो 70। क्या आप एग्री करते हैं कि ये 70 पर पड़े हैं? तो 2,500 अगर 70 पर पड़ा है तो मुझे 100 दे दो माय डियर। ओके, मुझे उन दूसरे इंटेंजिबल्स की कॉस्ट मिसिंग है, अदर इंटेंजिबल्स की कॉस्ट मिसिंग है। तो जिन अदर इंटेंजिबल्स की कॉस्ट मिसिंग है, जी जी यार ओके तो कर दिया आपने, इसकी कॉस्ट तो बता दो यार। हाँ हाँ, इसकी कॉस्ट तो बता दो। जी माय डियर ताहा, इसकी कॉस्ट तो बता दे। 3,572, तो 3,572 इज द कॉस्ट। अब ये जो 3,572 कॉस्ट आ रही है, इस कॉस्ट में से अदर इंटेंजिबल्स, एक तो ये वाला था ना, एक अदर है, तो इसकी बीवी आ रही है 2,500, इसकी कॉस्ट है 3,572, लेकिन टैक्स वालों ने भी तो 2 साल माइनस किया होगा इसको। 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेस, -357, -357, गॉट इट। टैक्स वालों ने तो स्ट्रेट लाइन बेस पे माइनस किया। तो 3,572, ये 2011 की अमोर्टाइजेशन आ गई, ये 2012 की अमोर्टाइजेशन आ गई। माय डियर आगे बताए ना क्या करना है। जब आप
ओहो, बच्चे बोल ही नहीं रहे, बिकॉज बीच में रुक गई थी रिकॉर्डिंग। अच्छा, चलें बोलें। 3572 माइनस 357 माइनस 357। माय डियर, ये अकाउंटिंग बुक वैल्यू है ना, तो हमने मेहनत करके उसकी कॉस्ट निकाल ली है और 2 सालों की अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी है। 2858। अच्छा, 13500, 2500, और ये 2858। यार आगे तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में मेरे ख्याल से। स्टॉक फिगर बैलेंस शीट में पड़ी है, एनआरवी लॉस इतना इतना है। टैक्स अथॉरिटीज एनआरवी लॉस माइनस नहीं करते। मेरे ख्याल से हमने एनआरवी लॉस नहीं पढ़ाया था इस टर्म टेस्ट से पहले। एनआरवी लॉस टर्म टेस्ट के बाद पढ़ाया है। एग्री करते हैं? तो कोई नहीं, ठीक है। अकाउंटिंग वालों की नजर में एनआरवी पे आपने शो कर दिया होगा, टैक्स वालों की नजर में जो है वो एनआरवी लॉस को क्या करूं अब मैं? टैक्स बेस निकालते हुए क्या करूं? टैक्स बेस निकालते हुए क्या करूं? ठीक है, कोई ना कोई ऐसी एडजस्टमेंट अनसीन एक दो आ जानी चाहिए जिसमें थोड़ी सी बंदा अकल लगाए अपनी। बिल्कुल न्यू चीज आनी चाहिए। वेल डन, ऐड बैक कर देना। नहीं नहीं, ऐड बैक करेंगे प्लीज, जीरो तो ना बोले। क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने एनआरवी लॉस माइनस कर लिया, टैक्स वाले कहेंगे कॉस्ट पे रखो, तो 200 और 300 को उल्टा देंगे। ओके, तो 200 और 300 ऐड करके टैक्स वालों की नजर में 300 और 200 इस साल ऐड हो जाएगा। ओके, जिन्होंने जीरो लिखा था। डेटर्स आर 5%, डेटर्स आर आफ्टर 5% प्रोविजन, ठीक है। On tax rules allow only bad debt as deduction। ये डेटर किस पे पड़े हैं? 95% पे। ये डेटर किस पे पड़े हैं? 95% पे। तो मेरे ख्याल से ऐसा ना करें कि ये 95 पे पड़े हैं तो 100 निकाल के 5 निकाल ले। एक और तरीका भी तो हो सकता है। अच्छा, ऐसा करें जरा, 100 निकाल के 5 निकालें। ये 95 पे पड़े हैं तो 100 बताएं क्या आ रहा है? 3800 डिवाइड बाई 95 इंटू 100। 3800 डिवाइड बाई 95 इंटू 100, 4000। और फिर 4000 पर 5% लगाएं। फिर 4000 पर 5% लगाएं। ये मैंने ग्रॉस किया ना, तो ये 200 आ गया। तो 200 इज माई प्रोविजन। 200 इज माई प्रोविजन। लेकिन एक और तरीका भी तो हो सकता है माय डियर। 3895 पे पड़े हैं तो 5 दे दो। लेकिन ठीक है, आप लंबे तरीके से चलें, जैसे भी चलें। 200 इज माई प्रोविजन। मेरे ख्याल से अब डेटर से हम नहीं खेलते। मुझे नहीं पता मेरे सोल्यूशन में क्या किया हुआ है। ऐसा करते हैं कि इसकी 200 ले लेते हैं, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस जीरो, डेटर को इग्नोर कर देते हैं। डेटर के तरीके से चल रहे हैं वो, फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट काम है। वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी कोई मसला नहीं। अम, ये देखें, 200 और सिफर, हम उसी तरीके से चले हैं। वरना डेटर से भी खेला जा सकता है कि यानी टैक्स वालों की नजर में 4000 ही लिखें, क्योंकि वो प्रोविजन माइनस नहीं करने देते, और इनकी नजर में 4000 ही लिखें और इनकी नजर में 3800 लिखें। ओके, ठीक है, डेटर से खेला है आपने हमारा गाजी। ओके, तो उस तरह भी चल सकते हैं। 3800 और 4000। फिर ऑब्वियसली वो एसेट है तो रूल इधर वाला होना था, तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस ही आ जाना था। लेकिन यार एक चीज के मार्क्स आपको मिलने हैं। सवाल में लिखा हुआ है क्रूड एक्सपेंसेस अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यानी ये जो खर्चे हैं, तो अकाउंटिंग और टैक्स वाले एक ही हैं, तो इनकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस आपने बराबर लिखनी थी, इस साल भी इस साल भी। ये आप लोगों ने मिस करके आए हैं बहुत से लोग। बाकी तो कोई मसला नहीं था। आगे चलें। On 1 जुलाई 2021, Panto Limited leased the equipment from Mine Limited. In relation to lease contract is as follows: the lease is for 4 years and is non-cancelable. Non-refundable payment, down payment agreed is 30,000। तो ये जी डाउन पेमेंट आ गई 30,000 की। अम, किधर है? ये डाउन पेमेंट आ गई 30,000 की। एनुअल लीज रेंटल्स आर मेड इन एरियर्स विद द फर्स्ट पेमेंट ऑफ 3 लाख वीजा टू बी मेड ऑन 30 जून 2020। पहली पेमेंट इससे होनी है। लीज पेमेंट फॉर रिमेनिंग पीरियड आर टू बी मेड ऑन 30 जून ईच ईयर विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 20%। तो एनुअल इंक्रीमेंट 20% आना है। तो पहली पेमेंट 3,20,000, दूसरी 3,84,000, फिर 20% डालेंगे, फिर 20% डालेंगे। तो ये 4 साल तक इंक्रीमेंट आता रहेगा। इसका मतलब है अलग अलग डिस्काउंट करना पड़ेगा। मार्केट रेट इज 8%, however implicit rate charged by lessor in the lease is
7%। तो ऑब्वियसली लेसी के सवाल में तो हम इम्प्लिसिट रेट यूज करेंगे, अनलेस के सवाल कह दे कि उसको नहीं पता। सवाल में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ उसको नहीं पता, तो इसलिए हम इम्प्लिसिट रेट यूज करेंगे। 7% रेट यूज हुआ हुआ है। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज इतने, ये तो तब यूज करते हैं जब लेसी को पता ना होता। लेसर ने लीज इंसेंटिव दिया 5,000 का, इसको फिर डाउन पेमेंट में से माइनस करेंगे। ये डाउन पेमेंट में से माइनस हो गया, तो फिर पहली पेमेंट 25,000 की होगी। और पांटो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परचेज द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। उसने, सॉरी, आईडीसी आ रही है 21,000 की इन रिलेशन टू दिस लीज। पांटो ऑल्सो इनकर्ड आईडीसी। तो पांटो की लेंगे ना 12,000, इसकी आईडीसी लेंगे। तो पांटो की आईडीसी 1200 लेंगे, ये एसर की कॉस्ट में चली जाएगी। बार बार एंट्रीज में भी जा सकती है, लेकिन एंट्रीज तो शायद पता नहीं मांगी है नहीं मांगी, आई डोंट नो। एंट्रीज तो नहीं मांगी हुई, तो एसर की कॉस्ट में जाएगी। आर नॉट एक्सपेक्टेड टू परचेज द इक्विपमेंट एट द लीज टर्म, द लेसी हैज गारंटेड रुपीज 30,000 रेजिडुअल वैल्यू। लेसी ने वादा किया 30,000 का, पर इक्विपमेंट अल्लाह का शुक्र उससे ज्यादा ही दे जाएगा। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड? व्हाट इज जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड? व्हाट इज जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड? जीरो। वेल डन अमार गाजी, वेल डन एमटीएम, वेल डन अब्दुल रहमान। आगे चलें। There is a termination option that allows Panto to terminate the lease provided 1 year notice is given। और उसमें पेनल्टी इतनी है, पांटो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टर्मिनेट द लीज। बस ठीक है, बस फिर खत्म होगी ये लाइन ही। इस लाइन का ऐसा कोई फायदा नहीं। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, लेसी के लिए फेयर वैल्यू इग्नोर करेंगे। इक्विपमेंट की इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, रेजुलर वैल्यू 15,000 है। पांटो अप्लाई स्ट्रेट लाइन मेथड टू दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा जी, तो इक्विपमेंट की इकोनॉमिक लाइफ, भाई ये तो ओनरशिप एंड पे पांटो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परचेज, तो ओनरशिप एंड पे ट्रांसफर होनी नहीं, तो सिर्फ इसका शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ होगा ना, तो इसलिए 4 साल के ऊपर ही डेप्रिशिएट करेंगे। ये तो 10 साल बाद, फिर ये तो लेसर के लिए रेजिडुअल वैल्यू होगी ना। ओके, नेक्स्ट। बाकी तो यार कोई मसला नहीं, बाकी तो अब कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे लेसर के एंगल से आ जाएं। लेसर के एंगल से प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ माइंड फॉर 30 जून 2021। 30 जून 2021 की आपने, अच्छा इसका ईयर एंड 30 जून 21 है, उसका ईयर एंड 31 में, ये ईयर एंड वाले पंगे तो आप इंशाल्लाह देख लेंगे शेड्यूल वगैरह से। प्रिपेयर बैलेंस शीट इन बुक्स ऑफ माइंड फॉर द ईयर एंड 30 जून 2021। अच्छा, अब इसके लिए देखना पड़ेगा कि लीज फाइनेंस जो ऑपरेटिंग है। तो भाई 5 टेस्ट लगाने थे, 5 टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चला था कि लीज इज ऑपरेटिंग। इफ लीज इज ऑपरेटिंग, तो डाउन पेमेंट भी डालनी थी आपने जरूर। ये पहले साल की 2 पेमेंट्स हैं, फिर दूसरे साल पेमेंट, तीसरे साल पेमेंट, चौथे साल पेमेंट। इन सबको जमा करके आपने 4 से डिवाइड करना था, ये एनुअल रेंटल निकल आना था। और फिर आया कमाया वाली एंट्री सोचकर आप लोगों ने करनी थी। अब लेसर कैसे करता है? लेसर डेप्रिशिएट करता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ओहो, ये 1.5 लाख हो गई है। ये तो 15,000 है ना माय डियर, तो गलती लग रही है मुझे। ये देखिए रेजिडुअल वैल्यू 15,000 है, तो ये 1.5 लाख हो गई है माइनस। लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं, अब वो कैलकुलेटर पड़ा है, देखो कैलकुलेटर पड़ा। हो सकता है ये 15,000 ही हो, टाइपिंग एरर के तौर पर 1.5 लाख हो गई हो। तो मैं जरा चेक कर लूँ। 19 लाख, आप तो माशाल्लाह तेज है, मेरे से पहले ही चेक कर लेंगे। -15,000 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 21,000 डिवाइडेड बाय 4। 19 लाख -15,000 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 21,000 डिवाइडेड बाय 4। 193750। नहीं, ये 1.5 लाख नहीं, तो 15,000 आनी थी ना। अच्छा जी, कॉस्ट इसकी 19 लाख आ रही है माय डियर। कॉस्ट किधर आ रही है, अल्लाह आपका भला करे। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। ओके, 9 पॉइंट, क्या बोला है? ये 15,000 माइनस होना चाहिए था। अच्छा, 19 लाख माइनस कम डिडक्शन, 1 साल की डिडक्शन आनी थी।
और बाकी वो आया कमाया वाली एंट्रीज होनी थी, उससे नेट करके आपका ये बिल निकल आना था। एक्चुअली ये कमाया था और ये आया था, तो पहले साल ही था ना, तो इसलिए आराम से कर सकते थे हम। अ, चार जी 9 पॉइंट में थी। 435 है, और ये 320 - 25, तो 340 50 355 आया है और 435 कमाया है, तो फिर रिसीवेबल बनेगा ना, अनअर्न तो नहीं बनेगा, इसलिए रिसीवेबल था। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा था कि अगर टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट करते हुए फिर वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज क्या होगी, एज्यूमिंग कि ईयर एंड 31 मार्च ही है, तो टर्मिनेशन में फिर टर्मिनेशन पेनल्टी डाल देनी थी आपने। तो ये हाँ, हमने कैलकुलेशन में टर्मिनेशन पेनल्टी डाल दी है। तो बस ठीक है। बाकी सोल्यूशन को इंशाल्लाह रिवाइज करके अपलोड कर देते हैं। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।